इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 ऑफ सर्वे दैट इज फंडामेंटल ऑफ ए सर्वे डिस्कस करने जा रहा हूं। सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का नाम है ब्रीफिंग ऑफ सर्वे सब्जेक्ट, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स के लिए। तो आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल ऑफ सर्वे। बेसिकली सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है फादर ऑफ सर्वे कौन है, सर्वे किसके काम आता है, क्या इसका यूज है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं फादर ऑफ सर्वे वर्ल्ड वाइड इज मिस्टर पीटर जेफरसन। पीटर जेफरसन की जल्दी मृत्यु होने के कारण उनका बेटा थॉमस जेफरसन काम संभालता है। बट थॉमस जेफरसन का काम इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। दैट्स वाई पीटर जेफरसन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सर्विंग वर्ल्ड वाइड। इंडिया में जो आपका सर्वेइंग एंड मैपिंग एजेंसी है, सर्वेइंग एंड मैपिंग एजेंसी इज सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जिसके हेडक्वार्टर्स देहरादून में है, जिसके हेडक्वार्टर्स देहरादून इन उत्तराखंड। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का जो पेरेंटल डिपार्टमेंट है, पेरेंटल डिपार्टमेंट मींस जिसके अंडर में सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव वही होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जाम्पल हर्षवर्धन is executive of Ministry of Science and Technology. It means सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का भी एग्जीक्यूटिव हर्षवर्धन जी ही होंगे, ये बात याद रखिएगा। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट was established by ईस्ट इंडिया कंपनी for mapping and survey purpose in India। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको एस्टेब्लिश करती है इंडिया के अंदर डिफरेंट मैपिंग के लिए, डिफरेंट सर्वेज के लिए। मिस्टर जॉर्ज माउंट एवरेस्ट, मिस्टर जॉर्ज माउंट एवरेस्ट सबसे पहले इंसान जिन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के आधार पर काम किया एंड जिसकी अंडर, जिसकी रिलायंस में जीटीएस पूरा हुआ, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे फ्रॉम ईयर 1802 से लेकर के 1852 तक ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे इनकी गवर्नेंस में कंप्लीट हुआ। जीटीएस माउंट जॉर्ज एवरेस्ट, जो आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट
मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही रखा गया, बट किसने रखा? जिसने भी माउंट एवरेस्ट का नाम रखा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बाय मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट एंड नेम वाज गिवन बाय मिस्टर एंड्रयू स्कॉट फॉक। याद रखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट। बेसिकली जो सर्वे होता है इज एन आर्ट, कला होती है, आर्ट कला ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव का मतलब है किसी न किसी के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि ऑन है अर्थ सरफेस के ऊपर, ऑन, अबोव एंड बिलो द अर्थ सरफेस बाय अर्थ सरफेस के ऊपर, नीचे, अबोव। ऑन में लैंड सर्वे हो जाएगा, अबोव में एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो जाएगा, बिलो में मैरीन सर्वे कह सकते हैं, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे कह सकते हैं। बिलो में हाइड्रोग्राफिकल सर्वे हो जाएगा, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, साउंडिंग सर्वे कह सकते हैं, मैरीन सर्वे कह सकते हैं। अबोव में एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एंड ऑन में आपका लैंड सर्वे हो जाएगा। अर्थ सरफेस किसकी मदद से? बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन की हेल्प से हम लोग, अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है? डायरेक्ट का मतलब हम चेन से मेजरमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट में आ जाएगा। टेप से मेजरमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट में आ जाएगा। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंसोमीटर है, हमने उसका बटन प्रेस किया, जहां पर भी लाइट टकराएगी वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आई होगी, तो वहां पर हमने खुद मेजरमेंट नहीं की, लाइट वेव्स के द्वारा मेजरमेंट हुई है। एग्जांपल रिमोट सेंसिंग में रेडियो वेव्स की वजह, राडार है रेडियो वेव्स, टेलुरोमीटर है माइक्रोवेव्स, आपका जियोडी मीटर है लाइट वेव्स। तो जहां पर भी हम लोग काम ना करें वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा, हम लोग काम करें तो डायरेक्ट में आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली सर्वे है। सर्वे बेसिकली अगर हम बात करते हैं सर्वे also includes establishment of or establishing the points with respect to an already fixed point with the help of measurement of angles and distances। सर्वे जो है वो किसी भी
पॉइंट को फिक्स करवाने के काम आता है। एग्जाम्पल, आपको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको कोई यहां पर कोई पॉइंट एस्टेब्लिश करना है, तो इस पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, डिस्टेंसेस, और ये डिस्टेंस एंगल मेजर करना पड़ेगा, एंगल, तो ये एंगल। तो जो ये एंगल और डिस्टेंस है ये ऑब्वियस बात है किसी न किसी सर्वेयर ने तो निकाल के दे रखा होगा। तो मेजरमेंट ऑफ, यू कैन से, यहां पर आप वर्ड लगा सकते हैं प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड का, डिटरमाइंड का मतलब होता है डिटरमाइन किए हुए, ज्ञात किए हुए, प्री का मतलब पहले, जो पहले ज्ञात कर रखे हैं आपने, उसकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसमें एंगल में। एंगल जो आपका है ये वर्टिकल भी हो सकता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। डिस्टेंस जो आपका है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। मुझे सीधा चलना है, हॉरिजॉन्टल दूरी, मुझे अप डाउन मूवमेंट करनी है, मतलब यहां से ऊपर पहुंचना, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कितना होगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बात करते हैं वर्टिकल एंगल की, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल एंगल में सेम प्लेन में मूव करना, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल। इसकी हम लोग मेजरमेंट करके हम लोग किसी भी पॉइंट को एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। बात करते हैं रिकनेसेंस सर्वे की। रिकनेसेंस सर्वे, बेसिकली अगर मैं सर्वे में बात करता हूं रिकनेसेंस सर्वे की, तो रिकनेसेंस का मीनिंग होता है मुआयना करना। रिकनेसेंस सर्वे मीन्स मुआयना करना। मुआयना कैसे करेंगे, हमने किसी साइट को के ऊपर कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो पहले मुआयना तो करना पड़ेगा कि उस बिल्डिंग में मेरे को लेवल में लाने के लिए कितनी मिट्टी को फिल करना पड़ेगा, कितनी मिट्टी को कट करना पड़ेगा। तो रिकनेसेंस सर्वे एक रफ सर्वे होता है, इज ए रफ सर्वे एंड इट इज ए टाइप ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे। अब यहां पर एक मीनिंग आया है, वर्ड आया है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या है, हम लोग किसी, मान लीजिए हम लोग आईएएस के एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो पहले प्री एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी तो मेन एग्जाम में जाएंगे, मेन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी तो इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तभी तो पोस्ट मिलेगी। तो सिमिलरली यहां पर है प्रीलिमिनरी का मतलब क्या है, मतलब मेन सर्वे होने से पहले कोई ना कोई सर्वे किया जाता है, उसको हम लोग रिकनेसेंस सर्वे बोलते हैं। कि मेन सर्वे में कौन सा मेथड अप्लाई होगा वो ज्ञात करने के लिए हम लोगों को ये सर्वे करना पड़ता है। टाइप ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे which is performed to find out the method of survey to be used, method of survey to be used। हाँ जी, रिकनेसेंस सर्वे में जो टूल यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज हैंड लेवल। हैंड लेवल यूज किया जाता है रिकनेसेंस सर्वे में। एक बेसिकली पॉकेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, जेब में डाल लेते हैं हम, इसकी जीरो रीडिंग कहीं पर भी सेट करेंगे जब, तो उसके अगर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव दिखा देगा, ऊपर आएंगे तो पॉजिटिव दिखा देगा। तो वहां से हम लोग अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल सकते हैं, एक्यूरेट नहीं निकालता। एक्यूरेट के लिए डंपी लेवल है, ऑटोमेटिक लेवल है, वाई लेवल है, रिवर्सिबल लेवल है, टिल्टिंग लेवल है, इस प्रकार के लेवल्स आपके काम आते हैं। तो हैंड लेवल इज यूज्ड टू डिटरमाइन approximate difference in elevation between two points in reconnaissance survey। रिकनेसेंस सर्वे में अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन एलिवेशन
ज्ञात करने के लिए आपका हैंड लेवल काम आता है, ये बात याद रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और है, आप अपने कोई भी डाउट्स कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। व्हेन आई विल बी ऑनलाइन आई विल गिव यू द suitable आंसर फॉर द एनी काइंड ऑफ डाउट। अब मैं अगर बात करता हूं बेसिकली अर्थ सरफेस इज एन ऑब्लेट स्फीरॉइड, मतलब कहने का ये चपटी गोलाकार होती है, प्योरली स्फेरिकल नहीं है। जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, इस एक्सिस को मैं मेरिडियन एक्सिस बोलता हूं, या यू कैन से पोलर एक्सिस। दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, न्यूज, NEWS, न्यूज। This one is called as इक्वेटोरियल एक्सिस। अगर यहां से बीच में से आप अर्थ को कट करके देखोगे तो ये एक्सिस अर्थ के पैरेलल होती है, तो इसको हम लोग पैरेलल्स भी बोलते हैं। मेरिडियन एक्सिस, पोलर एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस या पैरेलल्स। अर्थ की पोलर एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सिस से छोटी है। पोलर एक्सिस 12,713.80 किलोमीटर डायमीटर, इक्वेटोरियल एक्सिस 12,756.75 किलोमीटर इन डायमीटर। तो पोलर एक्सिस सॉल्व होती है इक्वेटोरियल एक्सिस से कितना, 12,756.75 किलोमीटर माइनस 12,713.80 किलोमीटर गिव्स मी 42.95 किलोमीटर डिफरेंस। अगर आप इस डेटा को 12,713.80 किलोमीटर को कंपेयर करते हो 12,756.75 किलोमीटर से, और जो ये छोटा पाया जाता है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.34%। ये बात याद रखिए। जनरली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ की ट्रेवलिंग इस प्रकार से एंड सन रेज, oh sorry my mistake, magnetic lines of earth travels from south to north. तो this looks like a globe। तो ये सारे मेरिडियंस हैं। तो मेरिडियन लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और पैरेलल लाइंस ब्लैक कलर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऐसा मेरिडियन जो सेंटर ऑफ अर्थ नॉर्थ और साउथ से पास होगा उसको हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलते हैं, और ऐसा पैरेलल जो सेंटर ऑफ अर्थ वेस्ट एंड ईस्ट से पास होगा उसको हम लोग ट्रू इक्वेटर बोलते हैं, ट्रू इक्वेटर। तो यहां पर आप देख रहे हैं
अर्थ सरफेस में एक ग्राफ शीट बन गई है। ग्राफ शीट मतलब ये लीजिए इस प्रकार से एंड इस प्रकार से। तो जो ये ग्राफ शीट है, इस ग्राफ शीट को मैं रेटिक्यूल बोलता हूं, और यू कैन से माय मिस्टेक, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटिक्यूल। तो जो भी आपकी ग्राफ शीट बनी, और यू कैन से द ग्रिड फॉर्म्ड बाय द ग्रिड formed by meridians and parallels. Meridians and parallels is called as graticule. इसको हम लोगों ने नाम दिया ग्रेटिक्यूल का। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि रेडियस ऑफ अर्थ। अब अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो डायमीटर ऑफ अर्थ एट पोल्स इज 12,713.80 किलोमीटर एंड डायमीटर ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज 12,756.75 किलोमीटर। बट डायमीटर ऑफ अर्थ फॉर ऑल कैलकुलेशन purposes is taken as 12,740 किलोमीटर। मीन्स जब भी हम लोग डायमीटर की वैल्यू पुट करनी होगी, रेडियस ऑफ अर्थ पुट करना होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पुट करेंगे, विच गिव्स मी रेडियस ऑफ अर्थ एज 6370 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कहां से? रेडियस ऑफ अर्थ इसके सेंटर से। अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस देखते हैं, आर्क ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज मेजर्ड फ्रॉम हियर। अर्थ सरफेस एक लेवल सरफेस होता है, कर्व सरफेस होता है, लेवल सरफेस होता है, कर्व सरफेस होता है। एग्जाम्पल, एक बीम इज ए लाइन एलिमेंट, स्लैब इज एन एरिया एलिमेंट। तो सरफेस कंप्लीटली मतलब ज्यादा एरिया पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो सरफेस कंसीडर होगा, कम एरिया पे कंसीडर होगा तो लाइन कंसीडर होगी। तो लाइन ऑन दिस अर्थ सरफेस और दिस लेवल्ड सरफेस इज कॉल्ड एज द लेवल लाइन। याद रखें, सेंटर ऑफ अर्थ, this one is inner core, this one is outer core, this one is lower mantle, this one is upper mantle layer, this one is earth crust, and इसके ऊपर आपका this one is oceans, and up to 480 kilometers from earth surface, from ocean surface आपका लाई करता है एटमॉस्फेयर। इट में बी ओजोनोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एटसेट्रा। तो सारा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हम सर्वे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ज्यादा। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोगों को रेडियस 6370 किलोमीटर कंसिडर करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्वे को क्लासिफाई किया जाता है। On the basis of this, survey is classified into two categories: plain survey, and second one is called as geodetic survey. नाम सजेस्ट कर रहा प्लेन सर्वे।
प्लेन का मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिडर्ड। जियोडेटिक में कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड। जियोडेटिक सर्वे बड़ा एरिया कंसिडर करता है, तो इसको सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इंडिया के लिए एस्टेब्लिश करवाता है। अगर ये एस्टेब्लिश हो गया तो प्लेन सर्वे के पॉइंट्स को लोकेट करवाना इजी हो जाएगा। तो जो लाइंस हैं वो लाइंस स्ट्रेट होती हैं, मतलब सर्वे जितनी भी लाइंस होगी, मैं आपको नेक्स्ट लीनियर मेजरमेंट में पढ़ाऊंगा, चेक लाइन, टाई लाइन, प्रूफ लाइन, डिफरेंट मेन सर्वे लाइंस, वो सारी इसमें स्ट्रेट होंगी, इसमें आपकी कर्व होंगी। प्लेन सर्वे बेसिकली यूज होता है, यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज एट एक्स्ट्रा, डैम एट एक्स्ट्रा, used to locate area or to locate the survey or to locate the points which are used for plane survey, जो कि प्लेन सर्वे के लिए यूज होंगे। रेफरेंस पॉइंट्स विच आर यूज्ड फॉर प्लेन सर्वे एज रेफरेंस पॉइंट्स यूज हो गए। स्ट्रेट और कर्व लाइन का मीनिंग क्या है? अगर ये अर्थ सरफेस पर कोई 3 पॉइंट्स हैं तो इन तीनों पॉइंट को जोड़ने के लिए स्ट्रेट लाइंस यूज होंगी, कर्व लाइंस यूज होंगी। तो ट्रायंगल इज कॉल्ड एज प्लेन ट्रायंगल, ट्रायंगल इज कॉल्ड एज स्फेरिकल ट्रायंगल, स्फेरिकल ट्रायंगल। जनरल केस में अगर हम बात करते हैं आपका प्लेन ट्रायंगल एंड दिस इज स्ट्रेट ट्रायंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया। मिस्टर माउंट एवरेस्ट और मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे किया जिसका एरिया था 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो यू कैन से अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर इन ट्रायंगुलेशन। हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रायंगुलेशन सर्वे। ट्रायंगुलेशन सर्वे में अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ट्रायंगुलेशन के आपका प्लेन सर्वे में कंसिडर किया जाएगा, एंड ट्रायंगुलेशन में मोर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कंसिडर किया जाएगा जियोडेटिक सर्वे में, एंड जनरल कंडीशंस में 250 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर एरिया कंसिडर किया जाएगा आपका जियोडेटिक सर्वे में। तो ऑब्वियस बात है जियोडेटिक सर्वे जो है ये बड़ा एरिया कंसिडर करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो अगर लार्ज मैग्नीट्यूड है तो भाई काम करने के लिए आपको सावधानी से काम करना पड़ेगा, एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और जो आप एक्यूरेसी यूज करते हैं किसी मेजरमेंट के लिए, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। तो यू कैन से हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड फॉर जियोडेटिक सर्वे, याद रखेंगे। तो ये डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई एग्जाम्स, याद रखना। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा डाउट यहां पर बनता है कर्वेचर कंसीडर क्यों नहीं किया गया। कर्वेचर देखिए, आपका इक्वेटर पे भी कर्वेचर था, डायमीटर है तो कर्वेचर तो ऑटोमेटिक है, आपका पोलर एक्सिस पे भी कर्वेचर था, डायमीटर है तो ऑटोमेटिकली कर्वेचर है, और जो हमने ऑल कैलकुलेशन पर्पस के लिए डायमीटर माना, इसका मतलब उसमें भी कर्वेचर है। तो ऐसा क्या रीजन हुआ कि कर्वेचर हमने नेग्लेक्ट कर दिया? कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए ना। तो देखते हैं।
एक बात याद रखिए, सर्वे में, कंप्लीट सर्वे में, सर्वे सब्जेक्ट में याद रखेंगे, जब भी मैं डिस्टेंस की बात करूंगा इसका मतलब मैं शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस की। पहली चीज, मैं छोटी दूरी की बात कर रहा हूं, ना कि बड़ी दूरी की, ये बात याद रखिए। तो रीजन नंबर 1, कर्वेचर ना कंसीडर करने का। अर्थ सरफेस के सर्कल से, कर्वेचर से एक आर्क मैंने ड्रॉ की। ये आर्क उस सर्कल की है जिसका डायमीटर 12740 किलोमीटर है। अगर मैं इस आर्क की लेंथ 18.5 किलोमीटर लेता हूं, 18.5 किलोमीटर, और ये इसकी कॉर्ड होती है, दिस वन इज कॉल्ड एज कॉर्ड। कॉर्ड, तो कॉर्ड लेंथ में और आर्क लेंथ में ज्यादा फर्क नहीं होता, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इफ chord length is of 18.5 kilometer, 18.5 kilometer is a very large distance, so this one is found to be only 1 centimeter more। तो obvious बात है, अब एरिया, आप ट्रायंगुलेशन सर्वे करेंगे तो एरिया से बात करनी पड़ेगी, तो एरिया में बहुत ही लेस डिफरेंस आएगा। देखिए, दिस वन इज 37 किलोमीटर, or you can say 40 किलोमीटर, दिस वन इज 20 किलोमीटर। ये कोई ट्रायंगुलेशन एरिया है, तो इसका एरिया बनेगा 1/2, 20 into 40 gives me 400 किलोमीटर स्क्वायर। 400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया काफी बड़ा एरिया हो जाता है। तो उसमें हम एरर देखते हैं कितनी आएगी। 40 किलोमीटर के साथ, 18.5 किलोमीटर के साथ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, तो 40 किलोमीटर के साथ अप्रोक्स 2.1 सेंटीमीटर डिफरेंस, 20 किलोमीटर के साथ लगभग 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस। तो वेरी लेस डिफरेंस इज देयर, दैट्स वाई छोटे एरियाज के लिए प्लेन सर्वे कंसिडर किया जाता है, जिसमें अर्थ कर्वेचर इज अज्यूम्ड टू बी नेग्लेक्टेड। ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि हम कर्वेचर को इजीली नेग्लेक्ट कर सकें, तो इसीलिए कोई दूसरा रीजन भी होना चाहिए। तो दूसरा रीजन आपका है, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड रीजन आपका अर्थ कर्वेचर कंसिडर नहीं करने का सेकेंड रीजन, रीजन नंबर 2, if there are 3 points on earth surface, एक में कंसीडर कर लिया, सॉरी एक में हमने कर्वेचर कंसीडर कर लिया है, एक में नहीं किया है, तो ये प्लेन ट्रायंगल है। तो अगर प्लेन ट्रायंगल का एरिया, हम ओरिजिनल जीटीएस का एरिया ले लेते हैं, दैट इज 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। प्लेन ट्रायंगल का एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब इस बात है, पहले रीजन के आधार पर एरिया तो इसका भी 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि बहुत ही, जब 400 किलोमीटर स्क्वायर के साथ कोई डिफरेंस नहीं आया और बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस था, तो इतने एरिया के साथ तो और भी कम डिफरेंस होगा। अब हम बात करते हैं, लेट अस सपोज दैट दिस इज θ1, दिस इज θ2, this is θ3, this is θ1 dash, this is θ2 dash, this is θ3 dash, this is plane triangle, this is spherical triangle, spherical triangle। तो ये तो श्योर है कि स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल्स का जोड़ प्लेन ट्रायंगल के एंगल्स के जोड़ से ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब क्या है? एक्सेस होना। तो डिफरेंस इज कॉल्ड एज spherical axis, difference is called as spherical axis denoted by the symbol E, means spherical triangles के angles का जो ज्यादा होगा as compared to the plane triangles के angles का जो।
यू कैन से थीटा 1 डैश, थीटा 2 डैश एंड थीटा 3 डैश जोड़ मस्ट बी मोर देन theta 1 plus theta 2 plus theta 3, that is found to be only 0 degree 0 minute and 1 second of an arc. 0 degree 0 minute 1 second of arc, which is a very negligible difference. इतने से एरिया के लिए 195.5 किलोमीटर के एरिया के लिए ना तो एंगल में डिफरेंस है और ना तो डिस्टेंस में डिफरेंस है, मीन्स आपका लीनियर डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी लेस, angular difference is also very less. That's why for plane surface earth curvature is assumed to be neglected. Is the spherical axis, a spherical triangle का जो एरिया होगा that is given by pi r e divided by 180 pi r square e. E is the spherical axis, r is the radius of earth. याद रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस और अर्थ। स्फेरिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, कोई भी एंगल, एनी एंगल, लेट अस सपोज दैट दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। इसके सामने वाली साइड ए, इसके सामने वाली साइड सी, इसके सामने वाली साइड कैपिटल बी। कोई भी एंगल 180 डिग्री से कम नहीं, सॉरी, एनी एंगल शुड नॉट बी मोर देन 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स, किसी भी कंडीशन में 540 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 540 डिग्री का मतलब है 6 और 3 पाई, दिस इज पाई एंड सम ऑफ टू साइड्स। किसी भी कंडीशन में तीसरी साइड, सम ऑफ टू साइड्स, किसी भी कंडीशन में a प्लस b शुड बी मोर देन c। और यू कैन से कोई भी सिंगल साइड, किन्हीं भी दो साइड के जोड़ से छोटी होनी चाहिए, हमेशा बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्फेरिकल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी, याद रखेंगे। हाँ जी, तो अगर मैं बात करता हूं जनरली प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, दैट इज, एक प्रिंसिपल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करवाने के लिए आपको कम से कम 2 मेजरमेंट की जरूरत होगी। मान लीजिए मुझे ये पॉइंट लोकेट करवाना है, तो मुझे आई हैव रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 2 पॉइंट्स एंड 2 मेजरमेंट्स, इसके रिस्पेक्ट में करवाना है। तो प्री डिटरमाइंड लीनियर मेजरमेंट्स, प्री डिटरमाइंड एंगुलर मेजरमेंट की हेल्प से आप लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करवा सकते हो। पहला प्रिंसिपल, लोकेशन और लोकेटिंग ए पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 मेजरमेंट्स, कम से कम 2 मेजरमेंट की सहायता से। सेकेंड वन इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमने जितना भी एरिया सर्वे करना है पहले आउटर बाउंड्रीज मार्क करवा ली, मींस टर्मिनल पॉइंट्स रेंजिंग रोड की मदद से हमने फिनिश और फाइनल कर ली, उनके बीच में चेन लाइंस को रन करवा दिया। तो आउटर एरिया हमारा
एक आउटर एरिया हमने फिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो भी एरर्स होंगी, मान लीजिए कोई लोकेशन और कोई लेंथ हमने ज्यादा लेनी थी, वो कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली दूसरी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी भी एरर्स होंगी इसमें, एरर्स विल नॉट बी एक्यूमुलेटेड, एरर्स जो हैं वो इकट्ठी नहीं होंगी, वो कंपनसेट हो जाएंगी। दैट इज एरर्स विल बी कंपनसेटेड, एरर्स जो आपकी कंपनसेट हो जाएंगी। दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स बैलेंसेस ईच अदर, बैलेंसेस ईच अदर, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं हमने दो आर्टिकल्स अभी छोटे छोटे पेंडिंग हैं। हमने बात की थी एक्यूरेसी की, प्रिसीजन, आपका ट्रू एरर क्या होती है, आपका डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, आपकी ट्रू वैल्यू क्या होती है। ये 5 चीजें हैं। वैसे तो मैं इन चीजों को हमारा एक्यूरेसी एंड एरर चैप्टर में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन यहां पर भी कर लेते हैं। जितना भी परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे किसी भी मेजरमेंट के लिए, उस परफेक्शन को हम लोग प्रिसीजन बोलेंगे। डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड, याद रखेंगे यूज्ड, डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। एग्जाम्पल, आपका theodolite is more precise as compared to compass. Example, theodolite is more precise than compass. Tape is more precise than chain, such and such things. Accuracy. Let us suppose that this marker is having the length of 5 centimeter, और हम बार बार मेजरमेंट करके इसकी लेंथ को प्राप्त कर रहे हैं 5, 4.9, 5.1, तो एक्यूरेट तो है ये। तो यू कैन से कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसको यूज करके कितना परफेक्ट रिजल्ट ऑब्टेन किया, यूज नहीं किया, ऑब्टेन किया। तो डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड for a quantity is called as accuracy. ऑब्वियस बात है, जितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। प्रोवाइडेड देयर शैल बी नो इंस्ट्रूमेंटल एरर, देयर शैल बी नो पर्सनल एरर, देयर शैल बी नो एक्सीडेंटल एरर। मोर precise instrument will give more accurate result. याद रखिए, मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ट्रू एरर, इस मार्कर की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ऑन द मेजरमेंट, अपॉन मेजरमेंट हम लोग प्राप्त करते हैं 5.1 सेंटीमीटर। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू गिव्स मी द ट्रू एरर। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। अब ये बात करते हैं ट्रू वैल्यू की। अभी हमने नॉर्मल ट्रू वैल्यू डिस्कस किया है। आपके एग्जाम में एसएससी जेई स्पेशल, ए लेवल स्पेशल, व्हाट इज कॉल्ड एज रेजिड्यूअल एरर।
रेजिडुअल एरर कह सकते हैं, प्रोबेबल एरर कह सकते हैं। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हों, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू उसको बोलते हैं। द वैल्यू which is having more chances of being the correct value, उसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलते हैं। तो है तो वो भी एक प्रकार से ट्रू वैल्यू ही। तो रेजिडुअल एरर और प्रोबेबल एरर विल बी इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस probable value. Probable value is also called as the true value. Discrepancy, इसका सर्वे में कोई मतलब नहीं होता है। ये मार्कर है जिसकी लेंथ मैंने 5.1 सेंटीमीटर मेजर की, आपने 5.2 सेंटीमीटर मेजर की, आपस में क्या डिफरेंस आया, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस। और डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए क्वांटिटी। यहां पर ट्रू वैल्यू के साथ तो कंपैरिजन हुआ ही नहीं, तो इसका तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और ट्रू वैल्यू ये मैं ऊपर आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। ट्रू वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू विच इज हैविंग द मोर चांसेस ऑफ बीइंग द करेक्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू विच इज नियरली फाउंड टू बी द ट्रू वैल्यू। क्या रखिए, तो हमारा थोड़ी देर पहले एक बात आई थी, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर मेजरमेंट एंड लीनियर मेजरमेंट। तो बेसिकली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आपको पूरे सर्वे में याद रखनी है। लीनियर मेजरमेंट्स के लिए तो लीनियर में भी वर्टिकल डिस्टेंस, लीनियर में भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लीनियर मेजरमेंट्स के लिए तो आप लोगों के पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम, एंड वन सिस्टम इज कॉल्ड एज एसआई सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल, याद रखेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम। लीनियर मेजरमेंट्स के लिए तो हमारा काम चल गया। बात करते हैं आपका एंगुलर मेजरमेंट्स की। एंगुलर मेजरमेंट्स की, एंगुलर मेजरमेंट्स में आपका द बेसिक यूनिट ऑफ एन एंगल इज 1 रेडियन एंड रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। याद रखेंगे, एक रेडियन में 180 डिवाइड बाई पाई डिग्रीज। एंगुलर मेजरमेंट के लिए आपके पास 3 systems are there. One is called as sexagesimal system, used in India, used in Asian countries. Second one is called as centesimal system, used in European countries. And third one is called as Haworth system, navigation system, अर्थ की रोटेशन के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए आपका काम आता है। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज centesimal system, basically used in European countries, and third one is called as Haworth system. Basically जो आपका सेक्सागेसिमल सिस्टम के आधार पर एक सरकमफ्रेंस 360 डिग्रीज के बराबर होता है।
और यहां पर जो है डिग्रीज, वो डिग्रीज ऑफ आर्क है, ना कि टाइम। 1 डिग्री 60 मिनट्स ऑफ आर्क एंड 1 मिनट 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क। दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहां पर मैं आर्क की सेकेंड्स की बात कर रहा हूं, आर्क की मिनट्स के बारे में बात कर रहा हूं। हावर सिस्टम में सेकेंड्स एंड मिनट्स ऑफ टाइम विल बी डिस्कस्ड। यहां पर सेकेंड्स एंड मिनट्स ऑफ आर्क हैज बीन डिस्कस्ड एंड इन हावर सिस्टम seconds and minutes of time will be discussed. Be careful. Centesimal system, one circumference is equal to 400 grades, and that are grades of arc. मैं इस सिस्टम के बाद आपका हावर सिस्टम पूरा डेप्थ में डील करेंगे। 1 grade is equal to 100 सेंटीग्रेड। जैसे यहां पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसे 1 grade is equal to 100 सेंटीग्रेड and 1 centigrade is equal to 100 सेंटीग्रेड्स, CCG, सेंटीग्रेड्स आपका होता है। यूरोपियन कंट्रीज में ये सिस्टम आपका यूज होता है। अगर हम बात करते हैं हावर्स सिस्टम की, हावर सिस्टम इज बेसिकली यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस एंड नेविगेशनल पर्पसेस। नेविगेशनल पर्पसेस। एग्जाम्पल, नाउअडेज गूगल मैप। गूगल मैप आपको पहले टाइम बताता है कि दिस प्लेस टू दिस प्लेस विल टेक दिस मच ऑफ टाइम, बाद में वो डिस्टेंस लिखता है। एग्जाम्पल, दिस वन इज रिटन इन गूगल मैप फॉर एग्जाम्पल 48 मिनट्स इन ब्रैकेट 9.5 किलोमीटर देयर। तो मीन्स 48 मिनट्स हावर सिस्टम के आधार पर बताया ना कि दिस प्लेस टू दिस प्लेस, if we want to travel, approx time will be taken by our vehicle is 48 minutes, which is equivalent to the 9.5 kilometer from here to the destination. तो हावर सिस्टम यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस के लिए एंड नेविगेशनल पर्पसेस के लिए। हावर सिस्टम का जो डेजिग्नेशन किया गया है, ये किया गया है अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बता चुका हूं रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस। और एक्सिस किसके अबाउट रोटेट करता है? थोड़ी देर पहले बताया, पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। मेरिडियनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। इस सिस्टम के आधार पर एक सर्कमफ्रेंस आपका होता है 24 आवर्स ऑफ टाइम। 24 आवर्स ऑफ टाइम, 1 hour is equal to 60 minutes of time. Be careful. In the previous cases, in sexagesimal system and in centesimal system, degrees, minutes, seconds, grades, centigrades, centigrades of arc were used. In this system, time is more predominant factor as compared to the arc. Means here seconds and minutes of time will be discussed, not the arc. 60 minutes of time, 1 minute is equal to 60 seconds of time. Means हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा कि अर्थ कितना लॉन्गिट्यूड ट्रेवल कर लेती है दिस एंड दिस मच ऑफ टाइम में। डिस्कस कर लेते, आइए। Yes, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू सेक्सागेसिमल सिस्टम 360 डिग्री इन वन सर्कमफ्रेंस इज देयर, एंड अकॉर्डिंग टू हावर सिस्टम 24 आवर्स इन वन सर्कमफ्रेंस इज देयर।
तो इन 1 hour ऑफ टाइम अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24 hours, which gives me 15 degrees. Means Earth completes 1 hour means 60 minutes of time is equal to 15 degrees of arc. Getting my point or not? 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 4 मिनट्स ऑफ टाइम में 1 degree of arc means that is Earth completes a revolution of 1 degree longitude in 4 minutes टाइम पीरियड। 4 मिनट के टाइम पीरियड में अर्थ 1 डिग्री रोटेट कर लेती है अपने लॉन्गिट्यूड का, मतलब 1 डिग्री आगे सरक जाती है। देखिएगा, दो चीजें हैं, चीजों को रटिफिकेशन करके मत चलिएगा। अभी मैं ये बोल रहा हूं अर्थ रोटेट करती है, कल को फिक्टिशियस सन मीन फील्ड एस्ट्रोनॉमी में हम सन को रोटेट करवाएंगे, तो एक चीज को तो हम लोगों को एम्बिगस मानना ही पड़ेगा, या तो अर्थ या तो सन को। बाकी इस फंडामेंटल ऑफ सर्विंग में हमारा एक मेन आर्टिकल पेंडिंग है, एंड अलोंग विद इट्स न्यूमेरिकल्स दैट इज कॉल्ड एज स्केल्स। स्केल्स लाइकवाइज वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल, एक्सटेंडेड वर्नियर, डबल फोल्डेड वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, श्रंक स्केल। Along with their numericals, I will discuss in my next video. Thank you.